हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे मेडिसिन फार्माकोलॉजी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद द रेस्पेक्टिव क्लासेस जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एक एग्जांपल है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के जिसके ब्लड प्रेशर में एलिवेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि वो अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल वैल्यू पे लेकर के आकर के रखने का काम करता है। ये हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकता, केवल ये मेंटेन करने का काम करता है। तो आखिर ये ड्रग कौन सा है, इसका ब्रांड नेम कौन सा है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं और इनके काम करने के इंडिविजुअल तरीके क्या क्या हैं, चलिए देखना शुरू करते हैं। मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया है। तो आज का जो प्रोडक्ट नाम है वह है आपका टेल्मा AMH40। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा टेल्मा 40, टेल्मा एच सुना होगा, टेल्मा AM सुना होगा, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पे अलग अलग ड्रग का एक साथ कॉम्बिनेशन है, इसलिए इनके नाम भी कंबाइन हो गए हैं। अगर आप फिर से देखोगे तो जो टेल्मा लिखा हुआ है इसका मतलब है टेल्मिसार्टन। ये इसका एब्रीवेटेड वर्जन है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। टेल्मा स्टैंड फॉर टेल्मिसार्टन। ऊपर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे टेल्मिसार्टन लिखा है, यहाँ पे AM लिखा है और AM का मतलब यहाँ पे एम्लोडिपिन से है। तो देखते जाइएगा हर एक वर्ड का मतलब क्या क्या है। इसके बाद तीसरा जो वर्ड है H, इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ठीक है, तो यहाँ पे टेल्मा AMH समझ में आ गया। कौन कौन से ड्रग का कॉम्बिनेशन है? टेल्मिसार्टन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कैटेगरी का ड्रग है। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड ये एक डायूरेटिक का क्लास का एग्जांपल है। एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जांपल है। और यहाँ पे आखिरी में आपको दिख रहा है 40, जो कि इसके हाईएस्ट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेल्मिसार्टन। अब यहाँ पे इंडिविजुअल ड्रग का कंसंट्रेशन क्या है वो तो आप ब्रैकेट में भी यहाँ भी देख सकते हो और यहाँ नीचे में दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे नीचे में जो कंपोजिशन दिया है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ईच अनकोटेड बाइलेयर टैबलेट कंटेंट। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें जाननी चाहिए आपको। एक तो ये अनकोटेड टैबलेट है और उसके बारे में बता चुका हूँ, टैबलेट की अलग अलग कोटिंग होती है अलग अलग पर्पस को साफ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए बाइलेयर मतलब होता है इसमें दो लेयर है। मतलब कभी भी आपने अगर कोई टैबलेट लिया हुआ होगा, नॉट ओनली दिस हाइपरटेंशन बल्कि कोई भी ड्रग अगर लिया हुआ होगा, तो देखते हैं कि टैबलेट में दो कलर के रंग दिखाई देते हैं। एक ऊपर में कोई दूसरा रंग रहता है, कोई नीचे में दूसरा रंग रहता है। मैंने रंग सिर्फ समझाने के लिए बोला है, जरूरी नहीं है कि ये कलर से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, मोस्टली होता है। तो यहां पे दिख रहा है कि यहां पे दो कलर है, यानी कि दो ड्रग कंबाइन किया गया है, दो लेयर ऑफ ड्रग हैं, इसलिए यहां पे बाई लेयर मतलब दो लेयर में बनाया गया। जबकि यहां पे ड्रग आपके तीन है, तो इसका मतलब है कि यहां पे दो ड्रग एक लेयर में और एक ड्रग एक लेयर में रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आगे देखें इसका कंसंट्रेशन के क्या क्या जो क्राइटेरिया है वो क्या है। पहला है आपका टेल्मिसार्टन इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसका जो कंसंट्रेशन है वो 40 mg, ऊपर भी डिस्कस कर लिया था। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 12.5 mg। इसके बाद है आपका एम्लोडिपिन बेसाइलेट इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट टू एम्लोडिपिन 5 mg। बाकी इसमें एक्जिपेंट है क्वांटिटी सफिशिएंट। एक्जिपेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो इसके बल्क को इंक्रीज करने का काम करते हैं और उनके पास खुद की कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती। मतलब ऐसे एजेंट जिनके पास किसी बीमारी को ना तो ठीक करने की एबिलिटी होती है, ना तो कंट्रोल करने की, ना मैनेज करने की, वो कंप्लीटली फार्माकोलॉजिकल इनर्ट सब्सटेंस होते हैं। खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिनल प्रॉपर्टी डेफिनेटली दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, लाइक बाइंडर के पास बाइंड करने की एबिलिटी होगी, कलरिंग एजेंट के पास कलर इंपार्ट करने की एबिलिटी होगी, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के पास डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस को बूस्ट करने की एबिलिटी होगी। वो एक अलग एक्टिविटी है कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी उनके पास नहीं होती है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम अपने काम की चीज़ों पे पहुंचते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मॉइस्चर सेंसिटिव टैबलेट, यानी कि ये टैबलेट है मॉइस्चर के प्रति सेंसिटिव है, इसलिए आराम से इसको रिमूव कीजिए और इमीडिएटली यूज़ करना शुरू कर दिए जब आप इसको रिमूव करते हो। तो ये तो हो गई फार्मास्यूटिकल जानकारी जो कि आपको जाननी चाहिए। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल जानकारी, जिसका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर ये ड्रग किस कैटेगरी का ड्रग है? मैंने जैसा कहा कि ये एक ऐसा ड्रग है जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट को दिया जाता है। हाइपरटेंशन यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर से ऊपर चढ़ जाता है। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। तो आखिर ये ऊपर जाता कैसे है और हम किसको ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं? मैं आपको हमेशा की तरह एक डायग्राम बनाकर समझा रहा हूँ, रफ एग्जांपल है ये। अगर आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल में आपकी खून की नलियों में खून बह रहा है, ब्लड बह रहा है। कोई भी चीज़ जो कि बह रहा होगा लिक्विड है डेफिनेटली, तो उस लिक्विड के द्वारा
अंदर की सतह पे एक प्रेशर अप्लाई किया जा रहा होगा। तो जैसे ये ब्लड आप देख पा रहे हो कि इंडिविजुअल ब्लड अपने इंटरनल वॉल पे इस पॉइंट पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो इसी प्रेशर को जो कि किसके द्वारा अप्लाई किया गया, ये आपका ब्लड था, तो एक प्रेशर ऐसा जो कि ब्लड के द्वारा एट्रियल वॉल पे, वॉल ऑफ द एट्री पे डाला गया है, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो अब ये प्रेशर था, इस प्रेशर में ब्लड आ गया तो ये आपका ब्लड प्रेशर बन गया। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू जैसा मैंने कहा 120/80 mmHg होता है, जो कि एक नॉर्मल है। इतना ब्लड आवश्यक है, इतने प्रेशर के साथ बहना आवश्यक है ताकि वो जो ब्लड है शरीर के हर एक हिस्से तक आराम से पहुंच सके। अगर ये ब्लड इससे कम प्रेशर पे जाएगा तो लो बीपी की प्रॉब्लम होगी और आदमी फैंट होकर गिर जाएगा। ये सब कुछ ठीक ठाक है अगर इतना ही रहा तो। कई बार ऐसे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यू से ऊपर चला जाता है, और अगर ये ऊपर थोड़ी देर के लिए ही हो तो उसे हम हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे। मान लो आप दौड़ करके आए हो और आपने बीपी चेक कराया तो डेफिनेटली आपका बीपी तो बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो आपको हाइपरटेंसिव पेशेंट समझ करके ड्रग देना जरूरी नहीं है और ना ही आपको दिया जाना चाहिए। अगर आपने सीढ़ी चढ़ करके ऊपर आए हो, आपके बीपी बढ़ गया, तो आप बोलोगे मुझे दवाई दे दो बीपी की, वो भी गलत बात है। अगर कंटिन्यूअसली बिना कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज किए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ऊपर आ रहा है कंसिस्टेंसली, तो फिर आपको बोला जाएगा कि आपको हाइपरटेंशन है। और हाइपरटेंशन को कॉज करने के कई अलग अलग फैक्टर हैं। मोटा मोटा हम देखेंगे जो कि आज के ड्रग से रिलेटेड होगा, तो ये है कि आपका जो ब्लड वेसल है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर मान लो तो हर एक ब्लड वेसल के पास अपना एक डायमीटर होता है, मतलब एक गोलाई होती है। अगर ये नॉर्मल है तो इतने में जो ब्लड है बड़ी आराम से फ्लो करेगा बिना कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए। लेकिन आपको पता है कि जब कभी भी कोई पाइप या नाली सक्रिय हो जाती है इस तरीके से, जरा देखिएगा, तो इनके बीच का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। तो अब इसके अंदर बहने वाला या तो पानी या तो ब्लड, इसको एक्स्ट्रा फोर्स के साथ बहना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है इस कंस्ट्रिक्शन के द्वारा। और इसी कारण से आपका जो ब्लड वेसल है वो सकरा होने के बाद आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। पहला प्रॉब्लम समझ में आ गया। दूसरा, हमने ये देखा सुना समझा है कि जिसको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनको बोला जाता है कि आप नमक कम खाओ, क्योंकि अगर वो अपनी डाइट में सामान्य नमक जो लेते हैं वो अगर लेंगे तो ये टूट जाएगा आपके Na++Cl- में। तो ये जो Na है यानी कि सोडियम है, उसके पास ये प्रॉपर्टी देखी गई है कि ये आपके ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो अल्टीमेटली पहला कंडीशन ये दूसरा कंडीशन के द्वारा भी पहले कंडीशन को ट्रिगर किया जा रहा है। और एक और होता है कि आपके सेल में एक चैनल होता है, इस चैनल से आपका कैल्शियम जो है मूव करता है सेल के बाहर से सेल के अंदर। तो ये कैल्शियम के पास भी एक प्रॉपर्टी पाई गई है, प्लस सेल के पास में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, इसमें कैल्शियम स्टोर होता है, तो ये भी कैल्शियम रिलीज कर देता है। ये कैल्शियम रिलीज हुआ, ऊपर से आने वाला कैल्शियम रिलीज हुआ, तो इस तरीके से कैल्शियम का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। और आपको शायद ये भी पता हो, अगर नहीं पता तो देख लीजिए, हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम के रिस्पेक्ट में सोडियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के केस में ये जो कैल्शियम है वो एक लीडिंग रोल प्ले करेगा। तो कैल्शियम अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये फिर से आपके ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन अगेन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो ये तीन मेन प्रॉब्लम है जिसको हमको आज के ड्रग के रिस्पेक्ट में डिस्कस करना है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर कौन सी ड्रग कैसे काम करता है। पहला जो ड्रग है हमारा टेल्मिसार्टन, वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का एक एग्जांपल है, जिसको अगर आप और ब्रीफिंग जाना चाहोगे तो वो आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर के क्लास का सब क्लास है जो मैंने आपको बताया। वो कैसे करता है, सबसे पहले तो हमारे पास एक सीक्वेंस होता है जो है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजन होता है। ये एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। ये एंजियोटेंसिन 1 आगे जाकर के एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, और ये जो एंजियोटेंसिन 1 है वो इनएक्टिव होता है। ठीक है, इस इनएक्टिव एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिव फॉर्म जो कि एंजियोटेंसिन 2 है इसमें कन्वर्ट करने का काम करता है आपका एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं ACE, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एक ऐसा एंजाइम जो कि आपके एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने का काम कर रहा होगा, वही आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। इसके बाद अगर आप ऊपर देखोगे कि यहाँ पे पूरा कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका रेनिन, जो कि किडनी से रिलीज होता है। तो अल्टीमेटली जब ये एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ना,
ये एंजियोटेंसिन ऐसे बनने के बाद अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो जाता है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 बना, इसको मैं अगर थोड़ा डॉट से रिप्रेजेंट करूं ऐसा, तो ये वाला यहाँ पे आ जाता है। अब देखो जरा ध्यान से, ये रहा आपका एंजियोटेंसिन 2, ये आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, ये इस पे आकर बाइंड होगा। तो जैसे ही ये बाइंड होगा तो कुछ स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंस नजर आने लगते हैं। एक कि आपका जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सेंट्रल पेरिफेरल वेसल कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाता है। दूसरा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से भी बीपी बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से आपका बीपी बढ़ता है। टेलमिसार्टन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का एग्जांपल है। तो अगर हम ड्रग देंगे ना, तो ड्रग क्या करेगा, ये जो बाइंड हुआ था, जरा ध्यान से देखो, इसको मैं हटा रहा हूं, इसके ऊपर यानी कि जो बाइंडिंग साइट हमारा ये लोकेटेड है रिसेप्टर पे, इसके ऊपर एक लेयर बना देगा, काल्पनिक लेयर बना देगा, यानी कि इसको ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से बंद हो गया ये आपका बाइंडिंग साइट। तो अगर एंजियोटेंसिन आ भी रहा है इस तरीके से, तो उसके और इस बाइंडिंग साइट के बीच में तो एक रुकावट है, तो ऐसे करके वो निकल जाएगा, वहां से बाइंड नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था वापस से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, और बीपी विल बी द नॉर्मल। कब तक? जब तक ये ड्रग चल रहा होगा तब तक। ये आपके टेलमिसार्टन के काम करने का तरीका है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका, वह है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। तो आपको ये लास्ट वर्ड देखना चाहिए, थायाजाइड। इसका मतलब है कि ये थायाजाइड कैटेगरी का सब क्लास का एग्जाम्पल है, और अल्टीमेटली ये बिलोंग करते हैं आपके डायूरेटिक का। तो डायूरेटिक क्या होता है? डायूरेटिक यानी कि ऐसे एजेंट जो कि यूरिन के एक्सक्रीशन को विद द फॉर्मेशन इंक्रीज करने का काम करते हैं। और ये कैसे करते हैं? ये सोडियम और वाटर इनके रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, और उसी को अगर आप इनहिबिट कर दोगे तो सोडियम और वाटर एक्सेस मात्रा में आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेंगे। अब लॉजिक क्या कहता है कि जब कभी भी किसी भी डाइट से आप सोडियम लेते हो, जो कि ऑब्वियसली आप NaCl के फॉर्म में ही तो लोगे, तो ये NaCl फॉर्म में लिया गया NaCl सोडियम के रूप में आपके ब्लड वेसल में आता है, और इससे ये जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो, ये पॉइंट को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहा है। अल्टीमेटली ये जो आपका ब्लड है वो आपके फिल्टर होने के लिए इस किडनी के पास जो नेफ्रॉन है वहाँ पे मूव करता है इस तरीके से। तो ये जो ब्लड वेसल है इस तरीके से मूव करता हुआ निकल जाता है। हमारी किडनी क्या करती है, कोशिश करती है कि इस ब्लड में से जो एक्सेस सोडियम है इसको यहाँ पे किडनी के ल्यूमेन में लाया जाए, और इस ल्यूमेन में से इस किडनी के थ्रू इस सोडियम को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इसके बीच में क्या करती है, इसके बीच में एक प्रोसेस और होता है। ये तो पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि अगर आपके बॉडी को लगता है कि गलती से सोडियम चला गया, तो इस सोडियम को जो कि ल्यूमेन में आ गया था यूरिन से बाहर जाने के लिए, ये वापस से आपके ब्लड में पहुंचता है। तो अगर ल्यूमेन से ब्लड में वापस पहुंच रहा है आपका सोडियम, तो इसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये वापस से जा रहा है। पहले तो आ चुका था ना, पहला था एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, वापस से ब्लड में जा रहा है, इसलिए री वर्ड यूज किया गया। और ये सेलेक्टिव होता है, छांट करके होता है, तो ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हुआ। और अगर ऐसा प्रोसेस होता रहे कि भैया सोडियम वापस आपके ब्लड में आता रहे, तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम तो होगी जिसमें ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था। हमारा मकसद ही तो यही था ना कि आपके सोडियम को और वाटर को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाए, ताकि सोडियम की अधिकता को कम कर लिया जाए, जो कि हो नहीं पा रहा था। तो डायूरेटिक इसी को कम करता है। डायूरेटिक जब आप देते हो, चाहे वो कोई भी डायूरेटिक हो, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड हो, क्लोरथायाजाइड हो, या कोई दूसरी कैटेगरी का ड्रग हो, स्पेसिफाइड हो, तो वो इसी रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। जब रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगा तो सोडियम जो है वो ल्यूमेन में ही रहेगा, ल्यूमेन से ब्लड में नहीं जाएगा, और फर्दर ल्यूमेन से होता हुआ यूरिन के साथ निकल जाएगा, और इस तरीके से आपके ब्लड में सोडियम का लेवल कम होता जाएगा। अब आपको समझ में आ गया इसके काम करने का तरीका। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे आज के ड्रग में वो है एम्लोडिपिन, जिस इज एग्जांपल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एज इट्स नेम इंडिकेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि एक ऐसा ड्रग जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये चैनल ब्लॉकर क्या होता है और चैनल ही क्या होता है। चैनल मतलब क्या होता है? सिंपल तरीका, चैनल मतलब एक पाथवे। जैसे यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे हो, ये एक सेल है, ये सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, ये इंट्रासेलुलर पार्ट है। इन दोनों के बीच में किसी भी आयंस के मूव करने के लिए एक गैप है, ये तो आपका आयन कहलाता है। अगर इस चैनल से, सॉरी, ये तो आपका चैनल कहलाता है। तो अगर इस चैनल से कैल्शियम का मूवमेंट हो रहा है तो उसका नाम पड़ गया कैल्शियम चैनल। अगर सोडियम मूव करता तो इसी को बोलते हैं सोडियम चैनल।
क्लोराइड मूव करता तो उसे क्लोराइड चैनल बोलते हैं। जैसे आप एक सिनेमा हॉल में जाते हो, मल्टीप्लेक्स में जाते हो, तो एक दरवाजे से आप एंट्री करते हो और दूसरे दरवाजे से मूवी खत्म होने के बाद एग्जिट करते हो, तो वो दरवाज़ा तो दरवाज़ा ही है ना, लेकिन जिसमें से आप गए उसका नाम पड़ गया एंट्री, जिसमें से निकले उसका नाम पड़ गया एग्जिट। अगर वैसे ही कोई बॉयज़ और गर्ल्स के लिए गेट होता तो बॉयज़ गर्ल्स एंट्री गेट हो जाता वो, तो नाम उस पर पड़ा जिस पे वो जाता है, इसलिए कैल्शियम चैनल मतलब कैल्शियम जा रहा है। समझ में आ गया आपको? अब चूंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, कैल्शियम के ज़्यादा मात्रा में आने से आपका ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा। मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि अगर आपके घर में कोई नल है, ठीक है, ये आपके घर में नल है, डायग्राम थोड़ा सा गलत बन रहा होगा, अच्छा सुंदर नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, चला लीजिए। इस नल से आपने पाइप जोड़ लिया और आप नल को इस तरीके से चालू कर रहे हो ताकि आप अपने बाइसिकल को या बाइक को वॉश करना चाहोगे। अगर आप ध्यान से ध्यान दो, क्योंकि आप ध्यान देते नहीं हो, क्योंकि आदत में होती है, तो अगर आपने इसके ऐसे के ऐसे पानी लगाया तो पानी का प्रेशर ऐसा ही होगा, जो प्रेशर के साथ नहीं जा पाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपके इस मडगार्ड के पास आसपास जो धूल जमी है वो अच्छे से क्लीन हो सके या पानी दूर तक पहुंचे, तो आप यहाँ पे अंगूठे से प्रेशर लगा देते हो। जैसा ही अंगूठा यहाँ पे दबाते हो तो ये जो आपका पाइप है वो कैसा हो जाता है, पतला ऐसा हो जाता है, और इसकी वजह से ये जो पानी का प्रेशर है वो थोड़ा दूर दूर तक जाता रहता है। और ये प्रेशर बढ़ने के पीछे का कारण क्या ये है, यहाँ पे आपने क्या लगाया, प्रेशर, और प्रेशर लगाने से ब्लड वेसल का पाइप का क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। तो इस तरीके से कैल्शियम भी अगर अधिक मात्रा में आएगा तो उस पाइप को, जो कि ब्लड रूपी ब्लड वेसल है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि अब आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर रहे हो, तो यहां से ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है इसको ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक होने की वजह से कैल्शियम जो है अंदर नहीं आ पाएगा, और कैल्शियम के अंदर ना आ पाने की वजह से ये जो आपका इफेक्ट है ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने का वो कंट्रोल में रहेगा और आपका हाइपरटेंशन मैनेज हो पाएगा। तो ये था आज का तीनों ड्रग का अपना अपना काम करने का तरीका। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन करके जाइए, पता नहीं आप लास्ट तक बने भी हैं कि नहीं। चलिए एक गेम खेल लेते हैं, अगर लास्ट तक बने हैं तो कमेंट करके बता दो कि आप लास्ट तक बने हो सकता है कि आपके लिए एक गजब का सरप्राइज वेट करता हो। यहाँ पे वार्निंग देखो, वार्निंग में लिखा हुआ है व्हेन प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड टेलमिसार्टन शुड बी डिसकंटिन्यू एज सून एज पॉसिबल। जब कभी भी कोई महिला अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करी, नॉर्मल कंडीशन में है और उसको हाइपरटेंशन है, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उनको टेलमिसार्टन प्लेन या तो टेलमिसार्टन किसी और के साथ कंबाइन करके दिया, तब तक तो प्रेगनेंसी थी ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो महिला वो दवाई कंटिन्यू चालू रख रही है और इसी बीच में उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ती गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ चला गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे आ गया, तो उनको ये दवाई कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए, डॉक्टर को ये बता देना चाहिए कि ऐसे कोई केस बनता है तो आप इस टेलमिसार्टन को डिसकंटिन्यू कर दो, क्योंकि टेलमिसार्टन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डेवलप हो रहे फीटस को एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकती है और उसके कारण से उनको मेजर प्रॉब्लम, इवन डेथ ऑफ द फीटल तक भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसलिए एज सुन एज पॉसिबल इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो बेस्ड ऑन टेल्मा AMH40। कोई भी ड्रग हो, कोई भी ब्रांड नेम हो, हम फार्मासिस्ट को ब्रांड नेम से कोई मतलब नहीं होता, हमको उनके एक्टिव कॉन्स्टेंट से ही मतलब है। तो कोई भी ड्रग हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंसंट्रेशन का हो, काम करने का तरीका वो तो वही रहेगा। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एक फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू, टेक केयर।